बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको। ये कप हमारा है में और आज जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है उसके बाद वाकई में लग रहा है कि ये कप हमारा बिल्कुल है और हमारा ही होगा। और इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ रेगुलरली होते हैं, क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और प्रेडिक्शंस भी करते हैं और कुछ अंदर की खबरें भी बताते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमें कराची से ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम सलाम शादेब। डॉक्टर साहब तो सात समंदर पार से हमारे साथ मौजूद है, पहले तो उनको खुशामदीद कहें। बिल्कुल बिल्कुल। और जिनका ये प्लेटफॉर्म है, डॉक्टर काशिफ अंसारी पिछले 2 शोज में हमारे साथ मौजूद नहीं थे क्योंकि ये टर्की में थे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लॉन्च के सिलसिले में, और अब ह्यूस्टन वापस पहुंच चुके हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब के ज्वाइन करते ही एक अच्छी खबर आई भारत से कि पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। डॉक्टर साहब को भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक मुबारक, बहुत मुबारक। और अल्फाज मुबारकबाद के अल्फाज का सही मानों में कहत पड़ा है आज। जिस तरह से रिजवान ने, अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह पाकिस्तान के जो रन चेज था उसको मुमकिन बनाया है, यकीन करिए कि 345 रन बनाना किसी भी टीम के लिए, किसी भी बॉलिंग अटैक के खिलाफ, किसी भी ट्रैक के ऊपर कोई आसान काम नहीं है। और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कप हमारा है और हम जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। आज दिल बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। 345 देख के भट्टी साहब मेरे तो मतलब सही मानो में आसान खता हो गए थे। काशिफ भाई आज तो हिस्ट्री क्रिएट हो गई कि वर्ल्ड कप की 48 साल तारीख में किसी टीम ने 348 रन चेज नहीं किए, बल्कि पाकिस्तान के भी सेकंड बिगेस्ट रन चेज है। गालिबन 349 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में पाकिस्तान ने एक बड़ा टारगेट चेस किया था, लेकिन आज पाकिस्तान ने बहरहाल हिस्ट्री क्रिएट की है। और एक और हिस्ट्री बनी कि वर्ल्ड कप में पहला मैच था जिसमें 2 पाकिस्तानियों ने सेंचुरी बनाई। अब काशिफ भाई, आप चूंकि टर्की में थे फिर इंग्लैंड में थे, 2 चीजें पिछले इन दोनों मैचों में एक अनहोनी कह लें, वही पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जा रही हैं। आप देखें पिछले मैच में सऊद शकील आए, वो मैन ऑफ द मैच हो गए। आज अब्दुल्ला शफीक को खिलाया। 11-12 मैचेस के फखर जमान के फेलियर के बाद अब्दुल्ला शफीक ने वर्ल्ड कप डेब्यू पे 100 कर दिए। तो इसके मतलब हमारे पास टैलेंट है, पीछे हमारे पास अच्छे लड़के मौजूद हैं, उनको हम मौका नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हमें ये ऊपर तले साने जो है वो बर्दाश्त करने पड़ रहे। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात कही है भट्टी साहब। अब भी आंखें ना खुलें तो क्या नाउजुबिल्लाह वही नाजिल होगी इस क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। मतलब आपने कितनी बड़ी बात कही कि जनाब वर्ल्ड कप मैच के 344 के ताक़ुब में एक यंग लड़का डेब्यू करता है और किसी प्रेशर के बगैर सेंचुरी कर जाता है। इससे बड़ा टैलेंट आपको कहाँ मिलेगा, दुनिया के किस कोने में मिलेगा। इस लड़के को तो पीने का साफ पानी मयस्सर नहीं, इसके मोहल्ले में क्रिकेट ग्राउंड तो दूर की बात है, क्रिकेट की अच्छी गेंद मयस्सर नहीं, जिसको घर के माली हालात और अपने 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 खानदानी मसले मसाइल से फुर्सत नहीं, वो आज वर्ल्ड कप में जाके पहले मैच में सेंचुरी करके पाकिस्तान का परचम बुलंद करता है। क्या इससे भी बड़े-बड़े मौजूज़ों का इंतजार है इस कौम को, इस क्रिकेट बोर्ड को कि अब तो आंखें खोल लो, अब तो अपनी रोटी गैंग से निजात दिला दो, अब तो अपनी बादशाह जो बादशाह बने हुए वो कुछ करके नहीं गए, जो रैंकिंग में नंबर 1 है वो कुछ करके नहीं गए। करने वाला मोहल्ले का लड़का, गली कूचे का, पतली गलियों में रहने वाला, जिसके घर में दिन के 12 घंटे बिजली ना आए, जिसके हाथ में ढंग का बल्ला ना हो, जिसके पैर में जूते ना हो, वो पाकिस्तान का परचम बुलंद कर देता है। क्या इसके बाद भी तुम्हें किसी किस्म की शक-ओ-शुबे की गुंजाइश है कि ये कप हमारा है? क्या इसके बाद भी तुम्हें किसी किस्म की शक-ओ-शुबे की गुंजाइश है कि पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह का हाथ है? क्या तुम्हें इसके बाद भी किसी किस्म की शक-ओ-शुबे की गुंजाइश है कि तुम अपनी रऊनियत और अपनी फिरौनियत और अपनी बदमाशी और अपनी नाअहली को साइड पे रख के पाकिस्तान का सोचना शुरू कर दो? क्या इसके बाद भी कोई गुंजाइश है या नहीं है? काशिफ भाई, हमने जब लास्ट टाइम आपके साथ प्रोग्राम किया था, एक मसला बयान किया था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का। फिर जब आप पिछले 2 प्रोग्रामों में जब नहीं थे, अब इस मैच से थोड़ा सा हटके फिर इस पे वापस आते हैं। एशियन गेम्स में पाकिस्तान ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत सका। इंडिया ने गोल्ड जीता, अफगानिस्तान ने सिल्वर जीता और बांग्लादेश ने ब्रॉन्ज जीता। पाकिस्तान के साथ क्या हुआ? पाकिस्तान सेमीफाइनल हार गया अफगानिस्तान से
और तीसरी पोजीशन का मैच जो ब्रॉन्ज मेडल का मैच था वो हार गया बांग्लादेश से। और हमारी टीम में कौन थे? आसिफ अली, खुशदिल शाह, कासिम अकरम, शाहनवाज धानी, और मैं दो चार नाम अगर शाहजेब मिस कर रहा हूं तो मतलब हम अपने ए लेवल की टीम जो है उसमें बंदर बांट कर रहे हैं। अब आप देखिए पिछले हर टूर पे चाहे ए टीम जा रही है चाहे अंडर 19 टीम जा रही है, कोचेस डिफरेंट है, इसलिए कि किसी ने सिफारिश की डॉक्टर साहब की, इनको कोच बना दिया, किसी ने शाहजेब की सिफारिश की, ये कोच बन गए, किसी ने मेरी सिफारिश की, मैं कोच बन गया। आज जो अंडर 19 टीम एक अनाउंस हुई है, श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आ रही है अंडर 19 की, वहां शाहिद अनवर को हेड कोच बना दिया गया। भाई ये क्या हो रहा है? मतलब हमारे सिर्फ गवर्नेंस का फुकदान है, अदरवाइज हमारे यहाँ टैलेंटेड लोग हैं। अगर राइट मैन फॉर द राइट जॉब के नजरियों को सामने रख के सही सिलेक्शन करें, अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मेरिट पर टीम मुंतखब करें, तो पाकिस्तान की ए टीम में भी हमारे पास टैलेंटेड लोग हैं। और अभी वर्ल्ड कप में तो हमारे दो नए लड़कों ने मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल करके ये साबित कर दिया कि भाई बहुत अरसे सऊद शकील को डगआउट में बिठाया गया, अब्दुल्ला शफीक बाहर बैठा रहा, हालांकि एशिया कप के एक मैच में उसने 50 किए, लेकिन उसके बाद फिर उसको ड्रॉप कर दिया गया। तो मतलब जिस तरह मेरिट का कत्लेआम हो रहा है, अगर ये ना हो तो वाकई ये कप हमारा है। ठीक 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 भट्टी साहब, मेरा यही तो सवाल है कि एशिया कप में जब आखिरी मैच में साउथ शकील जब परफॉर्म कर लिया था अब्दुल्ला शफीक ने, तो फिर वर्ल्ड कप का पहला मैच अगर जमान खेल गए तो पहले मैच के बाद ही किसकी कॉल थी? आप खैर वहां पे मौजूद नहीं है, लेकिन सोर्सेज आप बड़े स्ट्रांग है। किसने पुश किया? कि कप्तान ने तो अभी बोले मैंने खिलाया है, लेकिन अंदर की क्या खबर? नहीं देखिए, बिल्कुल कप्तान मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न सब एक पेज पे हैं, लेकिन मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि क्रिकेट बोर्ड ने चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक को हैदराबाद भेज दिया। अब टीम मैनेजमेंट खुश नहीं थी। जाहिर है आप शो को होस्ट कर रहे हैं, काशिफ भाई का प्लेटफॉर्म है, अगर उसमें कोई तीसरा बंदा आकर इंटरफेयर करेगा तो आप लोगों को बुरा तो महसूस होगा। इस तरह इंजमाम उल हक एज ए चीफ सिलेक्टर, एज ए फॉर्मर कैप्टन जरूर हैदराबाद जाएं, डेली अलाउंस जरूर लें, लेकिन इस तरह आप डगआउट में जा रहे हैं और प्रैक्टिस सेशन में बैठ के बाबर आजम को मशवरा दे रहे हैं, तो मिकी आर्थर ने काफी नाराजगी का इजहार किया। बहरहाल मिकी आर्थर का भी पाकिस्तान पे एहसान है जी, वो फाइनली पाकिस्तान टीम को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। नहीं आप ये क्यों गए क्यों? आपका क्या ताल्लुक है? सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करके लड़कों को भेज देती है, भेजने के बाद वो गेंद उठा करके कोर्ट में डाल देती है कप्तान के और हेड कोच के कि जो लड़का फिट है, परफॉर्म कर रहा है, जो टीम की जरूरत है, जो मेरिट पर आता है उसको खिलाओ, बाकी जो नहीं आता उसको ना खिलाओ। आप क्या करने गए हो हैदराबाद दक्कन? मुझे जवाब दो कि कौन से ऐसे तीर मारे थे तुमने इंग्लैंड के वर्ल्ड कप के अंदर, पिछले वर्ल्ड कप के अंदर, कि जिसकी बुनियाद पे एक तो तुम चीफ सिलेक्टर बने, उसके बाद तुम दोबारा टीम के अंदर दखलंदाजी करने, डगआउट में जाकर के अपने रोब झाड़ने के लिए, अपना बड़ापन दिखाने के लिए, अपनी राउनियत को साबित करने के लिए तुम पहुंच गए। मतलब कोई ट्रैक होता है ना। इस वक्त भट्टी साहब क्यों बैठे? मैं सवाल पूछता हूँ आवाम से कि इस वक्त भट्टी साहब मुझे इज्जत क्यों दे रहे हैं, या शाहजेब मियां मुझे इज्जत क्यों दे रहे हैं? शाहजेब मियां का अपना एक इमेज है पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में क्रिकेट को लेकर के। भट्टी साहब पाकिस्तान की पहचान है पूरी दुनिया में, दुनिया को लेकर के। मैं भट्टी साहब और शाहजेब की जगह किसी आए बाएं शाए किसी को बैठाल देता जिसका कोई काम नहीं है, तो लोग मुझसे सवाल करते ना कि भाई ये कौन, इनकी मेरिट क्या है, इनका माजी क्या है, इनकी अकॉम्प्लिशमेंट क्या है, तो मुझे कोई जवाब दे ना कि आपके इंतजाम की मेरिट क्या है। खुदारा मुझे जवाब दे दो कोई। मैं हाथ जोड़ के पूछता हूं कि इंतजाम की मेरिट का जवाब दो कि किस बुनियाद पे ये चीफ सिलेक्टर हैं, किस बुनियाद पे ये हैदराबाद में बैठे हैं, किस बुनियाद पे बैठ करके हमें लेक्चर सुनाते हैं, कब्र के अजाब से हमें डराते हैं, किस बुनियाद के ऊपर ये करते हैं जब ये अवाम के पैसे के ऊपर लूट मार मचाते हैं और मेरिट का सरेआम कत्लेआम करते हैं? किस बुनियाद पे करते हैं ये? कोई माइकल लाल है जो टीवी पे बैठ के पूछ सकता है कि इंतजाम को चीफ सिलेक्टर क्यों बनाया है? मुझे बनाओ चीफ सिलेक्टर तो लोग थप्पड़ मारे मुझे, बल्कि लोग क्या मारे, मैं खुदकुशी कर लूं, क्योंकि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता। मैं क्यों बन जाऊं चीफ सिलेक्टर? मेरे अंदर शर्म है, मेरे अंदर हया है।
क्या मुल्क से छीनना ही है भट्टी साहब? इस मुल्क की बोटियां नोचना ही है? मुझे 30 लाख रुपए दो, मुझे टीएडीए दो, मुझे होटल दो, मुझे गाड़ी दो, मुझे प्रोटोकॉल दो, क्योंकि मैंने चंद सेंचुरियां बना दी थी, मैंने चंद मैचेस जितवा दिए थे। आखिर इस मुल्क को तुम वापस कब करोगे यार? कब वापस करोगे भाई? इस मुल्क को क्यों इतना लूट रहे हो कि मुल्क पलट के तुम पे झपटा मारे? ये अवाम के पैसों पे क्यों याशियां कर रहे हो? खैर छोड़िए, इस मौजू को छोड़िए। ये देखिए कि बल्कि अब्दुल्ला शफीक, बल्कि काशिफ भाई, जो पिछले 4-5 दिन में एक और अपडेट आई कि पीसीबी ने इनको जूनियर सिलेक्शन कमेटी का भी चेयरमैन बना दिया। सीनियर के तो पहले थे, तो मतलब यक न शुद्ध दो शुद्ध। नहीं तो इसकी वजह वजह बताइए ना भट्टी साहब, आप तो सब अंदर की बातें सर, जानते हैं, क्योंकि मैं चेयरमैन कहूंगा। चेयरमैन चेयरमैन साहब कहते हैं ना कि भाई मैं तो इनका फैन था। भाई अच्छा, आप फैन तो थे, लेकिन आप 92 में फैन थे। आज आप चेयरमैन के मनसब पे बैठे हुए। और जो एक और अपडेट आ रही है, पता नहीं जर्नलिस्ट तो इंडिया जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन चेयरमैन साहब 12 तारीख को जा रहे हैं हैदराबाद दक्कन, भाई चेयरमैन सॉरी साहब तो अहमदाबाद अहमदाबाद। अहमदाबाद जा रहे हैं इंडिया का मैच देखने के लिए, जिस तरह से हमारे पुराने वजीर आजम गए थे मोहाली में मैच देखने के लिए। यही बता रहे हैं ना आप मुझको? जी हो हाँ। सकता है कि आजकल के वजीर आजम भी वहां पहुंच जाए, मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी, या फॉरेन मिनिस्टर पहुंच जाए। मुफ्त का माल है ना पति साहब, मुफ्त का माल माले है। माले मुफ्त दिले बेरहम। और इसी मुफ्त के माल में से अब्दुल्ला शफीक निकलता है, इसी मुफ्त के माल में से रिजवान निकलता है, इसी मुफ्त के माल में से आपके हारिस रऊफ निकलते हैं, जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती और वो दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को तिगनी का नाच नचा देते हैं। लेकिन जो कुरान में अल्लाह फरमाते हैं तफक्करून तफक्करून तफक्करून, तो हम सोचते नहीं है। अल्लाह कहते हैं फिक्र करो, अल्लाह कहते हैं सोचो कि हम तुम्हें क्या क्या दे रहे हैं, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। और ये लोग नहीं सोचते, ये समझते हैं कि दुनिया में ही रहना, इनको अल्लाह के पास जाना ही नहीं है, इनको इस पैसे का जवाब देना ही नहीं है, इनको इन अय्याशियों का जवाब देना ही नहीं है। चेयरमैन साहब के जाने की जरूरत क्या है? तुम हो कौन जाने वाले? अगर जा रहे हो तो अपने खर्चे पे जाओ, 10 दफा जाओ, तुम्हारा टिकट पीसीबी क्यों लेगा? वो पैसा उठा के पीसीबी डोमेस्टिक क्रिकेट पे क्यों नहीं खर्च कर रहा? वो पैसा उठा करके ग्राउंड की सूरत हाल को बेहतर करने में क्यों नहीं खर्च कर रहा? स्कॉलरशिप्स क्यों नहीं दे रहा स्कूलों में, कॉलेजों में क्रिकेट खेलने के ऊपर? क्यों नहीं दे रहा वो सीटों के अंदर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप उन बच्चों को जो क्रिकेट खेलते हैं, जो दुनिया का उसूल है? इसलिए कि वो पैसा खा जाते हैं अरबाब इख्तियार, वो पैसा खा जाते हैं पीसीबी के चेयरमैन तका अशरफ टाइप के लोग, या नजब सेठी टाइप के लोग, या एहसान मानी टाइप के लोग, या रमीज राजा टाइप के लोग, या इंजमामुल हक टाइप के लोग, मिकी आर्थर टाइप के लोग। आपका जिस्म का खून चूस चुके होते हैं। तो वो लड़का जो बल्ला पकड़ता है, उसकी माँ कहती है बल्ला रख दे, वरना यही बल्ला तेरे सर पे मारूंगी मैं, क्योंकि तुम्हारे जैसे सैकड़ों आए, सैकड़ों चले गए। हर कोई वहां पर ब्रेडमैन नहीं बनता, हर कोई जावेद मियांदाद नहीं बनता, हर कोई वहां पर जो है वो बड़ा क्रिकेटर नहीं बनता। तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है इस मुल्क में अगर तुमने बल्ला उठाया। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये खून चूसने वाले लोग हैं, जो तमाम तर वसाइल अपने ऊपर खर्च करके अवाम को नंगा छोड़ देते हैं। सर देखें, एक तो काशिफ भाई थोड़ी तस्हीह कर दूं कि जका अशरफ साहब आईसीसी के मेहमान हैं अपनी बेगम के साथ, लेकिन वो आईसीसी की जो हॉस्पिटैलिटी है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है कि आपके बराबर में शाहरुख खान बैठे हुए, इधर सलमान खान बैठे हुए, उधर अमिताभ बच्चन बैठे हुए। पैसा यकीनी तौर पर जका साहब के पास बहुत है, माजी में भी इंडिया गए, आइंदा भी इंडिया जाएंगे, लेकिन ये शशके जो हैं, ये मौज मस्तियां, ये सिर्फ पीसीबी चेयरमैन को मिल सकती हैं। ये वैसे प्रोडक्ट नहीं तो भट्टी साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? भट्टी साहब आवाज आ रही है? शाहजेब आपको आ रही है? शाहजेब आपको मेरी जी आवाज जी आ जी रही है? जी जी आपकी अच्छा, तो आवाज आ रही भट्टी साहब अगर ये आईसीसी के मेहमान बन के जा रहे हैं, तो आईसीसी क्या अंधी और बहरी थी जिस वक्त हमारी मुल्क की जैनब को धक्के मार के मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया गया था? ये किस मुंह से उठ के हिंदुस्तान जा रहे हैं, जब आपने अपने अपने मुल्क की बेटी को, आपने अपने मुल्क की लाज को, आपने अपने मुल्क की इज्जत को सरेआम नीलाम होते देखा और आपके मुंह पर उफ तक ना आई? मुझे ये जवाब दे दे कोई, कोई पीसीबी का माई का लाल, मुझे ये जवाब दे दे। जैनब अब्बास मेरी बेटी है, जैनब अब्बास मेरी बहन है, जैनब अब्बास मेरी लाज है। किस बुनियाद के ऊपर उसको मुल्क से निकाला गया? क्यों ताले पड़े हुए हैं जका अशरफ के मुंह के ऊपर? क्यों वजीर आजम के मुंह पे ताले पड़े हुए हैं?
क्यों फॉरेन मिनिस्टर के मुंह पे ताले पड़े हुए कि मेरी बेटी की बेइज्जती हुई है? मैं नहीं जानता ज़ैनब अब्बास को, मैं नहीं पहचानता ज़ैनब अब्बास को, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो मेरे मुल्क की बेटी है। जिस वक्त उस मुल्क की बेटी की बेइज्जती हुई है, तुम किस मुंह से उठ करके आईसीसी की दावत पे उस मुल्क में जा रहे हो? जवाब दो मुझे। और कल कल जो शाहजेब पीसीबी ने प्रेस रिलीज निकाला वीजों के हवाले से, तो मेरा अपना ख्याल है कि उसमें ज़ैनब अब्बास का भी जिक्र होना चाहिए था। ज़ैनब अब्बास पीसीबी की प्रेजेंटर है, पीएसएल में हम उनको देखते हैं, बायलैटरल सीरीज में देखते हैं, और वो जर्नलिस्ट भी हैं। तो लेकिन पीसीबी ने जाहिर है जबान पे इसलिए ताले डाल लिए कि चेयरमैन साहब को 12 तारीख को जाना है अहमदाबाद। तो हो सकता है कि उन्होंने पहले एक बयान दिया था जिसपे वहां पर काफी उनको रेजिस्टेंस मिल रही थी। और ज़ैनब अब्बास हैं कौन? ज़ैनब अब्बास पाकिस्तान के जो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं और पहले कप्तान पाकिस्तान की टेस्ट टीम की अब्दुल हफीज कारदार, उनके बेटे शाहिद कारदार की बहू हैं। और अब्दुल हफीज कारदार ने 3 टेस्ट मैच इंडिया की तरफ से भी खेले हुए हैं। फिर ज़ैनब अब्बास की वालदा अंदलीब अब्बास, वो एक सियासी जमात से उनका ताल्लुक है और उनके वालिद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, तो उनका मतलब क्रिकेटिंग बैकग्राउंड भी है। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी मीडिया रिलीज में जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी से बात की है ज़का अशरफ ने, अगर उसमें 2 लाइनें ज़ैनब अब्बास के बारे में भी कह देते तो कोई मुज़ायका नहीं था। लेकिन जाहिर है उन्होंने इसलिए ज़हमत नहीं की कि ऐसे ना हो कि सरहद के पार कोई नाराज हो जाए और हमें अहमदाबाद में सुबकी उठाना पड़ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात ये है कि इंसान की 10 साल पहले कोई भी सोच हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है, लेकिन वो ट्वीट्स जिन पर ये इश्यू बनाया जा रहा है वो डिलीटेड है। वो ऐसा नहीं है कि वो उनकी वॉल पे अभी तक पोस्टेड है, उन्होंने हिस्ट्री में से जाके निकाले। वो ऐसी चीज पे इशू बना रहे हैं जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये तो फिर वही बात हो गई ना कि हम पाकिस्तानियों को वहां पर कोई भी काम नहीं करने देंगे। इसीलिए भट्टी साहब अब तक कराची में बैठे हुए हैं, बाकी हमारे सारे जर्नलिस्ट अभी तक पाकिस्तान में बैठे हुए, क्योंकि वो उनको वहां पर आते देखना ही नहीं चाहते। मेरे प्यारे भाई, जो शख्स जय शाह जिसको हम जानते हैं, जो पूरी आईसीसी को अपनी उंगलियों पे नचाता है, उसके ट्वीट्स देखे हैं आपने? उसके बाप के ट्वीट्स और उसकी तकरीरें सुनी है आपने? उसके बाप के अंदर के मुंह से उगलता हुआ जहर पाकिस्तान के खिलाफ सुना है आपने? उसके मुंह से पाकिस्तान की नफरत अंगेज तकारीर आपने सुनी है? उसके बावजूद हमारी आईसीसी उनको गले लगाती है और हमारे चेयरमैन साहब उसको झप्पियां पाते हैं और उसको पाकिस्तान बुला के उसको सरकारी मेहमान बनाते हैं। हमारी बेटी मिली थी तुमको जलील करने के लिए? हमारी इज्जत, क्योंकि मसला ये है, जिस कौम को अपनी इज्जत का ख्याल खुद ना हो, उसको गैरों से अपनी इज्जत करवाने का कोई हक नहीं है, उसको कोई मजाज नहीं है। ये बात याद रखिएगा। आपने अपनी अपनी ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या जय शाह ने पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा मिठाइयाँ तक़सीम की हैं? क्या जय शाह ने मुझसे अच्छी बातें की हैं? क्या 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 उनके वालिद ने पाकिस्तान के बारे में कभी ज़िंदगी में कोई अच्छी बात की है? तो हम निकाल लेते हैं ना वो तकारीर, हम भी वो ट्वीट्स निकाल लेते हैं और हम ऐलान कर देते हैं कि हम आज से कभी हिंदुस्तान को ना आने देंगे, ना उसके साथ खेलेंगे। लेकिन हम तो सियासत को क्रिकेट से अलग रखना चाहते हैं ना। हम तो ये कहते हैं कि क्रिकेट लोगों को जोड़ती है। हम विराट कोहली से प्यार करते हैं, हम रोहित शर्मा को सर पे बिठाते हैं, हम भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग की तारीफ करते हैं, हम बुमराह को अपना आइडियल मानते हैं। लेकिन यही कुछ वहाँ की अवाम भी करती है, लेकिन सरकार नहीं कर पाती। अब मेरा दूसरा सवाल है, भट्टी साहब आप जवाब दीजिएगा ये। जी। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगमरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। और अपने परचम का कहीं रंग भुला मत देना, सुर्ख वाह। शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे। आई ना समझ में बात? आपका काम ही नहीं है ये। मेरी प्यारी बहन ज़ैनब अब्बास साहिबा और इस तरह की बेशुमार मेरी बहनें जो टेलीविज़न स्टेशंस पे बैठती हैं, क्रिकेट को हम जेंटलमैन गेम कहते हैं। दे दें मुझे गालियाँ, ये प्रोग्राम के नीचे यकीनन पचासों कमेंट आएँगे जिसको मुझे बुरा-भला कहा जाएगा। आपका काम ही नहीं है ये।
आपने अगर किसी को देख करके ये कुछ करने की कोशिश की है और नकल उतारने की कोशिश की है और आप समझ रही हैं कि आप उन तक पहुँच जाएँगी और उस तरह के कपड़े पहन लेंगी, जो आईपीएल के अंदर खवातीन पहन करके आईपीएल के खिलाड़ियों के इंटरव्यूज़ करके अपने आप को 4 पैसे कमाती थी, तो वो तो आपने नहीं किया क्योंकि आपको तो आप पाकिस्तानी और मुसलमान हैं, आप में तो में हया है, आप में शर्म है, आप में हलाल माँ-बाप की हलाल की कमाई का खून है, तो फिर आपका ये क्रिकेट तो आपका काम ही नहीं है ना। ये बात एक दफ़ा शाहिद अफरीदी ने की थी टीवी के ऊपर और दुनिया उसके पीछे पड़ गई थी। मेरे पीछे भी पड़ने दो। सच बात सच है, हकीकत सच है। तुम जाओ वुमेन्स क्रिकेट टीम के साथ, तुम जाओ उनकी कमेंट्री करो, तुम जाओ जाकर के उनके ऊपर अपनी अपनी माहिराना राय दो, उनके इंटरव्यूज़ करो। तुम्हारा काम नहीं है मर्दों के साथ बैठ कर के वर्ल्ड कप के अंदर कमेंट्री करना। लग पता गया ना तुम्हें? क्या रह गई इज्जत जब मुँह से निकाला गया? अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगमरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे और अपने परचम का कहीं रंग भुला मत देना, क्योंकि ना तुम उन जैसे कपड़े पहन सकते हो, ना उन जैसे स्कैम्स में शामिल हो सकते हो। हमने देखी हैं वो तमाम चीज़ें जो आईपीएल में होती हैं। पूरी दुनिया जानती है कि जिन होटलों के अंदर ये आईपीएल के खिलाड़ी रहते हैं और क्या-क्या होता है, क्या-क्या बिकता है, क्या-क्या पड़ता है, क्या-क्या पिया जाता है, क्या-क्या खाया जाता है, कहाँ-कहाँ, कौन-कौन वक़्त गुज़ारता है। तुम उस मट्टी पे चल ही नहीं सकती हो। तुम करने क्या गई थी हिंदुस्तान के अंदर? ठीक, ठीक, ठीक। जी भट्टी साहब आपसे सवाल था। जी। नहीं देखें हकायक तो यही है, लेकिन तल्ख हकायक हैं। हमारे यहाँ फेमिनिज्म का भी एक मसला है। आप ये सच ज़रूर है लेकिन कड़वा सच है, लेकिन ज़ाहिर है यही हकायक हैं। लेकिन अगर कोई रोशनी दिखाने की कोशिश करेगा तो आईने में आपको अपनी शक्ल दिखाने की आपकी शक्ल दिखाने की कोशिश करेगा तो आप उसको ये नहीं कहोगे कि भाई ये मेरी शक्ल नहीं, आपकी शक्ल जैसी भी है वो तो आईने में नजर आएगी। तो ये हकायक हैं, तल्ख हैं, बात है, लेकिन बात है रुसवाई की। तो ठीक है भट्टी साहब। जी, सॉरी शाहज़ेब। आवाज़ नहीं आ रही मुझे आपकी। जी शाहजेब आपकी आवाज गायब हो गई। अच्छा, तो भट्टी साहब मसला यही है ना कि जो हकायक है वो तल्ख हकायक हैं और जो कुछ भी फेमिनिज़्म के नाम के ऊपर जिस तरह से चीज़ें होती हैं, वक़्त आने पे कभी उस पे भी बात करेंगे। आज तो हमें रिज़वान की सेंचुरी, अब्दुल्ला शफ़ीक की सेंचुरी, इफ्तिखार की खूबसूरत बैटिंग के साथ-साथ हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि 345 रन हमने खाए कैसे? हमारी टीम ने असल 345 असल सवाल यही है कि असल सवाल यही है कि रोज रोज 345 चेज नहीं होंगे। हमारी बिल्कुल। बॉलिंग बहरहाल बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई। कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी पूरे तरीके से फिट नहीं है, हमारे स्पिनर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बॉलिंग के मसाइल तो बहुत हैं। हम पूरा वर्ल्ड कप बॉलर्स की वजह से हम फेवरेट बने हुए थे वर्ल्ड कप में। मेरे ख्याल में काशिफ भाई जो दो आसान मैच थे पाकिस्तान के, हालांकि श्रीलंका ने 344 बना लिए, वो मेरे ख्याल में गुजर गए। अब पाकिस्तान के पास हर मैच में गलती की गुंजाइश नहीं है। हाँ, बिल्कुल, ये सबसे अहम बात है। तो भट्टी साहब, फिर उसके हवाले से हमको शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से या फिर हारिस रऊफ के हवाले से जो कुछ भी हमारे सामने खबरें आ रही हैं, वो तो बड़ी खतरनाक किस्म की आ रही हैं। और जब बड़ी टीमें सामने आएँगी तो 400 का हदफ जो है, वो बड़ा आसान-सा हो जाएगा उनके लिए बनाना। तो पाकिस्तान वही वाली बात आपने कितनी अहम बात आपने की कि हर दफ़ा 345 नहीं बना करते, तो फिर हम अब नौश्ता-ए-दीवार पढ़ लें। हमें बैठ कर के विकेट बनानी आनी चाहिए ना, जो बात मैं मुसलसल पिछले 3 साल से कर रहा हूँ कि एक कप्तान को विकेट बनानी। अब जडेजा को देखिए ना, जडेजा एक नॉर्मल सा खिलाड़ी हुआ करता था या युवराज सिंह एक ऑर्डिनरी सा प्लेयर हुआ करता था। उसको बनाने में या बेन स्टोक्स अपने ज़माने में एक नॉर्मल खिलाड़ी था। स्टीवन स्मिथ लेग स्पिनर के तौर पे टीम में शामिल हुआ था और आज वो रीढ़ की हड्डियाँ बने हुए हैं अपनी टीमों की जब तक वो खेलते रहे। तो भट्टी साहब यही यही मेरे मसाइल हैं बाबर के साथ और टीम इंतज़ामिया के साथ कि हमारे पास वो कौन से मैच विनिंग बॉलर्स हैं, हमने ऐसे कौन से लड़के बनाए जो वक़्त पड़ने पे हमें विकेटें दिला सकें। देखिए काशिफ भाई, अब तो सैटरडे को पाकिस्तान इंडिया मैच है और 1,32,000 तमाशाई नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद होंगे। लेकिन अगर वहां पाकिस्तान बाजी पलट दे
तो बॉलर से अभी हम जितनी तवक्को कर रहे थे वो नेदरलैंड के मैच में भी पूरी नहीं हुई। इस मैच में भी बॉलर्स ने बिल्कुल ही हिम्मत हार दी। तो मेरे ख्याल में जब तक सजा और जजा का निजाम नहीं होगा ना, अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप 12 मैच क्यों दे रहे हैं फखर जमान को? अगर शाहीन शाह अफरीदी आप समझ रहे हैं कि इंजर्ड है तो भाई उसको आराम करवाएं। आप देखें ना, केन विलियमसन न्यूजीलैंड की टीम के साथ है, आराम कर रहा है। टिम साउदी फिट नहीं है, उसको नहीं खिला रहे। पहले मैच में लॉकी फर्गूसन अनफिट था, उसको उन्होंने नहीं खिलाया। तो हर मैच के लिए हर प्लेयर नागुजीर नहीं है। अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया कि जिसको मौका मिला वो मैन ऑफ द मैच हो गया, और दोनों मैचों में दो नए प्लेयर मैन ऑफ द मैच हुए। और जिन पत्तों पर हम तकिया कर रहे थे अभी तक तो उनका नंबर नहीं आया। अब्दुल्ला शफीक आज मैन ऑफ द मैच तो नहीं हुए, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह के प्रेशर सिचुएशन में अब्दुल्ला शफीक ने इनिंग्स के लिए, वैसे तो रिजवान को मैन ऑफ द मैच मिला, मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक को मिलना चाहिए था। बिल्कुल भट्टी साहब, एक सवाल है मेरा स्ट्रेट पे जी। आपने कहा 1,32,000 तमाशाई हफ्ते के रोज पाकिस्तान का मैच देख रहे होंगे, उसमें कोई पाकिस्तानी नहीं होगा, और अगर पाकिस्तान वो मैच जीत गया तो क्या उन तमाशाइयों को ये मंजूर होगा कि पाकिस्तान भारत में 1,32,000 भारतीयों के सामने शिकस्त दे भारत की टीम को? देखिए शाहजेब, खेल तो यही है, खेल ये तो इसी तरह होता है, ये जंग नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने इसको जंग बना दिया गया है। मुझे याद है 2005 में पाकिस्तान ने यहाँ वनडे इंटरनेशनल जीता था, इंजमाम ने आखिरी गेंद पर सचिन तेंदुलकर को चौका मारा था और पाकिस्तान जीत गया था। लेकिन तमाशाई अपने घरों को रुखसत हो गए। देखिए, प्लेयर का शाहजेब कोई मसला नहीं है, प्लेयर्स के साथ तो कमांडोज हैं, पुलिस गार्ड्स हैं, प्राइवेट गार्ड्स हैं। असल मसला जर्नलिस्टों के साथ होगा अगर वो पहुंच गए। असल मसला होगा तमाशाइयों के लिए। यही तो वजह है भट्टी साहब के वीजा नहीं आ रहा, दरखास्तें नहीं ली जा रही। भाई अब कहा जा रहा है कि कल से दरखास्तें जमा करवाएं, तो लेकिन अब चूंकि कल तो बुध का दिन है, बुध जुमेरात जुमा, हफ्ते को मैच है, तो इस्लामाबाद पासपोर्ट जाएगा वापस आएगा, तो हफ्ते का मैच तो वो बंदा कवर कर सकता है जो जाके इस्लामाबाद से वीजा ले ले, अदरवाइज और कोई चांस नहीं है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है भट्टी साहब के आईसीसी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें भारत इन्वॉल्व है, वहीं से डिले हुआ है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है कि जर्नलिस्टों को वहां पर पहुंचाया जाए किसी तरीके से, कोई स्पेशल, वैसे तो फ्लाइट्स नहीं चलती, बाय रोड जाना पड़ता है या फिर कनेक्टिंग फ्लाइट आपको दुबई से जाके लेनी पड़ती है, तो कोई फ्लाइट चलाई जाए स्पेशल, कुछ इस तरीके का हुआ जाए, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसमें। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही समझ ले कि आईसीसी को तो खातिर में लाती नहीं है, बल्कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही आईसीसी को खातिर में नहीं लाता। तो ये तवक्को कैसे की जा सकती है कि स्पेशल फ्लाइट चलाई जाए? जाहिर है इतने लोग भी नहीं है ना जहाज के लिए, तो आपको 150 पौने 200 लोग चाहिए, इतना बड़ा तो कंटिजेंट ही नहीं है जर्नलिस्टों का। हाँ, वो फैंस, जहां तक मैंने सुना है 60 लोगों को किया गया है पाकिस्तान में। 60 60 को भी शायद, मुझे मेरी इत्तलात है कि शायद पहले बंच में 60 लोगों को भी वीजा नहीं दे रहे, शायद 30 लोगों को दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सिचुएशन क्यों हुई? आईसीसी ने मीडिया एक्रेडिटेशन का प्रोसेस इतना लेट क्यों शुरू किया? ये सारे काम तो 4-4 5-5 महीने पहले हो जाते हैं। आईसीसी ने तो अभी एशिया कप के दौरान ये प्रोसेस स्टार्ट किया। तो मेरे ख्याल में ये मिसमैनेजमेंट जितनी हुई ये आईसीसी लेवल पे हुई है, आईसीसी इसका जिम्मेदार है। अब इंडिया को जिम्मेदार हम कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है इंडिया का एक अपना प्रोसेस है, वो उस प्रोसेस में गए। लेकिन आईसीसी वाले क्या कर रहे थे जो इतनी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं दुबई में बैठे हुए ठंडे कमरों में? उन्होंने ये प्रोसेस लेट स्टार्ट किया। अगर पहले प्रोसेस स्टार्ट कर देते तो ये मामला शायद यहाँ तक ना आता। सही बात है, सही बात है। डॉक्टर साहब, इस वक्त 500 लोग हमें देख रहे हैं, इससे पहले डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट लोग हमें देख रहे थे, सिर्फ फेसबुक पर हमें 500 लोग देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, कहीं आज आप आवाज बने, आप बोलें ये क्या हो रहा है, आईसीसी भारत हो क्या रहा है? ये टीम नहीं, ये बेसिकली यार कहना क्या, कई दफा कह चुके हैं। एक जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, जो बीसीसीआई है, वो आईसीसी उसकी गोद में है।
चाहे वो माली मसाइल हों, चाहे वो इखलाकी मसाइल हों, चाहे वो टेक्निकल मसाइल हों, चाहे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हों, चाहे वेन्यू डिसाइड करने वाली बात हो, चाहे टीमों के स्केड्यूल की बात हो, या टॉप 5 टीमों की, वो जो होता था ना बंच ऑफ 5, वो क्या वो 5 सुपर 5 वाली टीमें, वो सारा का बिग सारा बिग हिंदुस्तान के थ्री, खेल। बिग थ्री। जी, जी, जी। बिग 3 वाला था। वो सारा आईसीसी जो है वो हिंदुस्तान से डिक्टेशन लेता है, और उसकी वजह ये नहीं है कि हिंदुस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग है खाली। हाँ, स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह ये है कि बाकी बोर्ड कमज़ोर है। अगर कोई टक्कर दे सकता था उनको तो वो पाकिस्तान था। क्योंकि 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, क्रिकेट से प्यार करता है, क्रिकेट से मोहब्बत करता है, और क्रिकेट उनकी रगों में दौड़ती है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर यही नहीं पता कि सुबह का चेयरमैन कौन है और शाम का चेयरमैन कौन है, और जिस तरह से मेरिट का कत्लेआम होता है, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद के ऊपर चेयरमैन सिलेक्ट किया जाता है, जो माली बेज़ाब्तिगियाँ होती हैं और जो अय्याशियाँ और जो लूट-मार होती है, जिस दिन ये रुक गई उस दिन आईसीसी को हम आँखों में आँखें डाल के बात कर सकते हैं। हमारा कोई प्रेज़िडेंट आज तक आईसीसी से आँखों में आँखें डाल के बात कर ही नहीं पाया, क्योंकि उसको अपनी कुर्सी की फ़िक्र थी, क्योंकि वो खुद डीमेरिट के ऊपर आया था, वो खुद सिफ़ारिश के ऊपर आया था। यही बात हमारे खिलाड़ियों को भी पता थी, यही बात जय शाह जैसे लोगों को भी पता थी, यही बात आईसीसी को भी पता थी, तो वो इस कान से सुन के इस कान से निकाल देते थे कि जय शाह तो रहने वाला है, क्योंकि जय शाह के साथ 70% अवाम है। आपके साथ जो 5% अवाम है, जिसके बलबूते पे कि आप वज़ीर-ए-आज़म के मंजूर नज़र बने हुए हैं, वो आज हैं, आप कल चले जाएँगे। इसलिए आप गए भाड़ में, हमें वो करना है कि जो 70% अवाम वाले लोग कर रहे हैं। फिर हमारे पास वहाँ से सपोर्ट भी आती है, पैसा भी आता है, स्पॉन्सर्स भी आते हैं, और उसी चक्कर के अंदर हम उनकी सुनेंगे। आप होते हो अपने घर में, हमारा उससे कोई लेना-देना नहीं। लेकिन उसका सिर्फ़ एक हल है कि ये कप हमारा है। जिस दिन हम ये कप हिंदुस्तान में उठाएँगे इंशाअल्लाह, वो जो तमाचा होगा उसकी आवाज़ सातों बर्रे-आज़मों में सुनी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ज़ैनब अब्बास की आवाज़ सातों बर्रे-आज़मों में सुनी जाएगी। वो हमारी बेटी है, और उस बेटी को बेइज़्ज़त करके उस मुल्क ने निकाला है। ठीक है, उस बेटी की गलती है। माना कि मैंने पहले जो बात की, मैं अभी भी उसी के ऊपर स्टैंड करता हूँ। लेकिन वो हमारी बेटी, हमारे घर की इज़्ज़त है, और हमारे बोर्ड के चेयरमैन में इतनी शर्म नहीं थी, इतनी हया नहीं थी कि एक लाइन वो लिख देता कि ज़ैनब अब्बास का कसूर क्या था। अगर इस तरह की ट्वीट हम तुम्हें दिखाना शुरू करें, तो तुम्हारे मुल्क के वज़ीर दाखिला और तुम्हारे बीसीसीआई के सदर के ट्वीट्स की फ़हरिस्तें तवील से तवील होती चली जाएँगी, रजिस्टर भर जाएँगे, पूरी फाइलें बढ़ जाएँगी, लेकिन हम फिर भी तुमसे हाथ मिलाते हैं, हम फिर भी तुम्हें गले लगाते हैं, हम फिर भी तुम्हारी मेहमान नवाज़ी करते हैं, क्योंकि ये हमारा दीन सिखाता है। तुम्हारे अंदर इतना बुग़्ज़ है कि तुमने हमारी बेटी की बेइज़्ज़ती की है, हमारा तो ये होना तो यही चाहिए था कि हम टीम को वापस बुला लेते, कि हमारे घर की इज़्ज़त की बेइज़्ज़ती। ये करना चाहिए। ये होता है गयूर अवाम का रवैया, ये होता है बागैरत अवाम का रवैया, ये होता है बागैरत पीसीबी के सदर का रवैया। खुदा की कसम अगर वो ये शख्स करता, तो 25 करोड़ अवाम उसको खड़े होके सैल्यूट मारते कि तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा भट्टी साहब, हमने सबकी बात तो कर ली, लेकिन मोहम्मद रिजवान के अगर मैं कुछ आपसे स्टैट्स शेयर करूं, तो इस साल पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन उन्होंने बना लिए, तकरीबन 800 रन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके होने जा रहे हैं, और उन्होंने ये पोजीशन नंबर 4 की खुद कह के ली थी। आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, हम भी मौजूद थे। रिजवान ने डिमांड की थी कि मुझे नंबर 4 पर खिलाएं, मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं, और जब से उनको खिलाया जा रहा है, नॉन स्टॉप वो रन किए जा रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हारे जीते, रिजवान के हर मैच में परफॉर्मेंस है। शाहजेब, अगर रिजवान की आप शर्ट देखें ना, तो शर्ट के पीछे वो रिजवान नहीं लिखता, वो मोहम्मद लिखता है। वो इतना बड़ा नाम अपनी शर्ट पे लिख रहा है, और अल्लाह ताला ने देखें उस पे कितना करम किया कि माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हर मैच के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर मैच के बाद आप देखें कि जहां टीम को जरूरत होती है वो लंगड़ा भी रहा है, वो गिर भी रहा है, वो ट्रीटमेंट लेके खड़ा हो जाता है, लेकिन 50 ओवर विकेट कीपिंग भी करता है, और बैटिंग आप उसकी देख लें। पाकिस्तान के लिए आज एक और उसने मैच विनिंग नॉक खेला है, बल्कि साथ दूसरों को भी खिलाता है। वो रिजवान असल में टीम मैन है। रिजवान, लोग उसके बारे में डिफरेंट किस्म के कमेंट देते हैं, लेकिन रिजवान मेरा ख्याल इस किस्म का इंसान नहीं है। रिजवान बहुत अच्छा इंसान है, और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने देखें एक के बाद एक कामयाबी, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो चाहे T20 हो। आप देखें जब वो कराची किंग्स से खेलता था, तो कराची किंग्स उसको खिलाती नहीं थी। उसने, आपको याद होगा, कराची में नेशनल वसल्लम। स्टेडियम में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, याद है मुझे। लेकिन बाद में आप देखें उसने इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में दुबई में मैच विनिंग इनिंग्स खेल ली। तो रिजवान पे अल्लाह ताला का करम है, लेकिन उसकी मेहनत और उसकी जो सलाहियत है वो माशाल्लाह पाकिस्तान को काम आ रही है।
आज उसने इनिंग्स जो खेली है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उसे बल्कि साइमन डूल ने पूछा बाद में कि भाई ये आपके जो क्रैम्प्स है उसकी क्या पोजीशन है। उसने कहा कि कई बार तो क्रैम्प्स वाकई मुझे पड़ते हैं और कई बार मैं थोड़ी एक्टिंग भी कर लेता हूँ। तो वो एक फनी कैरेक्टर है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहरहाल उसकी जितनी खिदमत हम देखें वो कम है खिदमत। मेरा ख्याल उसको हम क्रिटिसाइज ज़्यादा करते हैं, उसको अप्रिसिएशन इतनी नहीं मिलती, चाहे वो PSL खेल रहा हो, पाकिस्तान के लिए कोई भी फॉर्मेट खेल रहा हो। तो अल्लाह ताला ने वो जो मोहम्मद का नाम है, उस नाम की वजह से आप देखें आपने बड़ी प्यारी बात कर दी भट्टी साहब, बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत बड़ी बात कर दी है कि मोहम्मद के नाम की बरकत जो है वो उस शख्स के साथ लगी हुई है। और सबसे और दूसरी बड़ी बात भट्टी साहब, उसके पैर अल्लाह ने जमीन पे रखे। कुछ लोगों के पैर आसमान पे चढ़े हुए हैं या जमीन से उठे हुए हैं। अल्लाह उनको बार बार हिदायत दे रहा है, बार बार उनको जगा रहा है कि खुदारा जाग जाओ, जाग जाओ, इन पैरों को जमीन पे रखो। व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, ये इज्जत हम देने वाले हैं और तुम इसको अपना ना समझ लेना। याद रखना, जब तुम अपना समझ लोगे तो उस दिन हम हाथ खींच लेंगे। अल्लाह हम सबको उस वक्त से दूर रखे। अल्लाह हम सबको अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई इज्जत को उसका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मे आमीन। अच्छा भट्टी साहब, डॉक्टर साहब, एक प्लेयर है जिसको हमने बड़ा क्रिटिसाइज किया, हमेशा क्रिटिसाइज किया, और वो है हसन अली। उनकी सिलेक्शन पर भी बहुत बात हुई, लेकिन आज अगर हसन अली वो 4 विकेटें ना लेते 71 रन देके तो शायद ये 400 पार हो जाना था। बिल्कुल जी भट्टी साहब, देखें अच्छी बात है कि उसने क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लिया और उसने हमें गलत साबित किया। हम तो चाहते हैं कि बाबर आजम भी हमें गलत साबित करें, इंजमाम उल हक भी हमें गलत साबित करें और मेरा मुल्क और मेरे मुल्क का परचम जो है वो बुलंद हो। यही चीजें जब होंगी तो फिर ये कप हमारा होगा ना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बड़ी प्यारी बात की भट्टी साहब ने कि हम चाहते हैं कि सब हमें गलत साबित कर दें। ये जिंदगी की पहली हार है जिसको हासिल करने के बाद दिल खुशी से सरशार हो जाएगा इंशाअल्लाह। हम इस हार के इंतजार में रातों को 3 बजे रात को मैच शुरू होता है ह्यूस्टन में। 3 बजे रात से जागते हैं कि या अल्लाह ये शिकस्त, ये अल्फाज जो हमने कहे हैं ये गलत साबित कर दे। इस खुशी में हमारी रातों की नींद हराम है। इस शिकस्त के अंदर हमारी कामयाबी पोशीदा है और इंशाअल्लाह वो दिन जरूर आएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो फिर डॉक्टर साहब, भट्टी साहब, फिर जुम्मे के रोज हाजिर होते हैं पाकिस्तान भारत के मैच से एक दिन पहले। और डॉक्टर साहब अगर आपकी इजाजत हो तो फिर जुम्मे को मैच से पहले भी आएंगे और मैच के दरमियान में जो ब्रेक होती है इंशाल्लाह उसमें भी आएंगे और फिर मैच के बाद भी आएंगे। इंशाल्लाह डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया इंशाल्लाह। हम भी होंगे और उम्मीद करते हैं कि भट्टी साहब हमें अहमदाबाद से ज्वाइन करें तो जरा वो तो मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। वो तो मजा दुबाला हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, वहाँ की भी सूरत हाल उनसे हम जानेंगे। तो इंशाल्लाह जुम्मे के रोज आपसे मुलाकात होगी। डॉक्टर काशिफ अंसारी, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, डिस्कस करेंगे पाक भारत मैच को। शाज़ेब अली को दीजिएगा इजाजत। फी अमानिल्लाह।